आज जो हम लोग इम्तियाज़ अहमद का किताब को देखने वाले हैं, ये स्पेशली मौर्यतक विहार के रिगार्डिंग होगा और मैंने इसका पार्ट 1 ऑलरेडी बना दिया है, तो ये आपका जो है वो पार्ट 2 होगा, तो इसको आप ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग पार्ट 2 को शुरू करते हैं। मौर्यतक विहार को हम लोग देखने का कोशिश करते हैं कि मतलब क्या क्या इसके अंतर्गत हमको जानना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला आपका प्रश्न बोला जा रहा है कि मौर्य काल के उपरांत जो है मगध पे किस वंश का शासन आपका स्थापित होता है। तो ये आपका वंश जो था वो मौर्य के बाद आते हैं, ये शुंगा वंश था। और यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि शुंगा वंश का कार्यकाल जो है वो आपका शासनकाल 125 ईस्वी है, ईसा पूर्व नहीं है, ये ईस्वी है। और आपका 75 ईस्वी पूर्व तक रहा था। ठीक है, तो 125 ईस्वी पूर्व से लेकर के आपका 75 ईस्वी पूर्व तक ये रहता है। ठीक है, तो याद रखेंगे 125 ईस्वी तक। ठीक है, एक का आपका जो हो गया बी आंसर सही हो जाएगा। उसके अलावा अगर देखें तो शुंग वंश का जो संस्थापक माना जाता है वो आपका पुष्यमित्र शुंग को माना जाता है। और इनका टाइम पीरियड क्या है, तो इनका शासनकाल जो अगर देखें तो 185 ईस्वी पूर्व से लेकर के 199 ईस्वी पूर्व तक रहा है किनका, तो शुंग वंश का। ठीक है, अगला अगर देखिए 3rd नंबर प्रश्नों को, तो यहाँ पे कहा जा रहा है क्या कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि किस शुंग शासक ने जो है वो पाटलिपुत्र में स्थित कुकुट राम विहार को 3 बार नष्ट करवाने का प्रयत्न किया था। तो ये नष्ट करवाने का प्रबंध किया था आपका पुष्यमित्र शुंग ने। तो आपका जो यहाँ पे कुकुट राम विहार जो था वो आपका 3 बार नष्ट करवाने का प्रयास किया था पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं डिटेल में। यहाँ पे कहा जा रहा है कि पुष्यमित्र जो था वो आपका ब्राह्मण धर्म का पुनरुद्धार करना चाहता था और बौद्धों के साथ उत्पीड़क और आक्रामक व्यवहार किया करता था। ठीक है, देखिए पहले के राजा भी जो थे ना वो भी मतलब अपने धर्म को ही ज़्यादा तवज्जो देते थे। ठीक है, बट आप दूसरे धर्म का आप रिस्पेक्ट तो कर सकते हैं ना, मत आप उसको अपनाइए, लेकिन उसको इतना परेशान क्यों करना है ना। तो ये मेरा मानना है। आई थिंक हो सकता है आप भी ऐसा ही आप राय रखते होंगे। पाटलिपुत्र पर यवन डेमेस्ट्रियस का आक्रमण किस वंश के शासन के समय में हुआ था। तो आपका यवन डेमेस्ट्रियस का जो आक्रमण होता है पाटलिपुत्र में शुंग वंश के टाइम में होता है, तो 4 का डी हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका बताया जा रहा है कि आपको पाटलिपुत्र पे डेमेस्ट्रियस का आक्रमण आपका हुआ था, तो कब हुआ था, 185 ईस्वी पूर्व में होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा आपका 5 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे अगला बताया जा रहा है कि मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य स्थापित किया था। तो ये किसने किया था, तो ये आपका पुष्यमित्र शुंग था जो आपका मगध में प्रथम ब्राह्मण वंश स्थापित किया था पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, यहाँ पे अगला आपका बताया जा रहा है कि शुंग वंश के जो पतन के बाद जो है मगध पे किस वंश का शासन आता है। तो ये आपका कान्व वंश का शासन आता है। तो याद रखेंगे 7 का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। कान्हा वंश का जो शासन था वो 75 ईस्वी पूर्व से लेकर के 30 ईस्वी पूर्व तक रहा। ठीक है, कान्हा वंश का संस्थापक था, तो ये कान्हा वंश का संस्थापक अब वसुदेव थे। ठीक है, तो 8 का डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका शुंग वंश का अंतिम शासक कौन थे। तो देवभूमि की हत्या करके जो आपका शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूमि की हत्या कर उसके सचिव वसुदेव ने मगध में कन्हा वंश की नींव डाली। ठीक है, तो याद रखिएगा कि आपका वसुदेव ने कन्हा वंश की नींव डाली थी। ठीक है, देखिए आपका अगला बताया जा रहा है 9 नंबर पॉइंट को देखिए कि आपका कान्हा वंश की सत्ता समाप्त की, तो किसने समाप्त की, आंध्र सातवाहनों ने समाप्त की। ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आप डिटेल में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि कान्हा वंश के उपरांत जो है पाटलिपुत्र पर कुछ समय के लिए किस वंश के राजाओं ने शासन किया था। तो ये आपको कान्हा वंश के उपरांत जो है वो मित्र वंश के जो शासक थे वो आपके कुछ समय के लिए राज करते हैं। बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। तो शुंग वंश के उत्कृष्ट नमूने जो बिहार के बोधगया में स्टार्ट किए गए हैं, तो 11 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्नों में देखिए तो 12 नंबर प्रश्नों में कहा जा रहा है कि कनिष्क ने जो है पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रसाद दिया था। तो कनिष्का ने जो दिया था तो अश्वघोष जी को दिया था। ठीक है, देखिए क्या होता है
कि कनिष्क जो है वो पाटलिपुत्र के राजा को पूरी तरह से परास्त किया और हजाने के रूप में वह यहाँ से अश्वघोष, ठीक है, और ये आपके विद्वान थे। उनके अलावा जो है बुद्ध का भिक्षा पात्र एक अद्भुत मुर्गा ले गया था, ठीक है। मुर्गा ऐसा बोला जाता है कि वो भविष्य भी बताता था, ठीक है। तो 12 का डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। काश हम लोगों के पास भी ऐसा मुर्गा होता। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि मगध पे शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम है तो हर्यक वंश है, उसके बाद आपका शिशुनाग आते हैं, फिर आपके नंद आते हैं और उसके बाद आपके मौर्य, मौर्य के बाद शुंग और शुंग के बाद कण्व आते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा 13 का सी, ठीक है। कभी कभी ना मतलब पढ़ते पढ़ते हुए ना इंसान जो है वो मतलब कुछ भी सोच लेता है, तो इसको आप माइंड नहीं कीजिएगा, ठीक है। देखिए 14 नंबर प्रश्नों को देखिए तो क्या है, तो शुंग वंश की राजधानी थी, तो शुंग वंश की राजधानी थी तो पाटलिपुत्रा थी। 14 का डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला बोला जा रहा है कि 15 नंबर प्रश्नों को देखिए तो कान्हा वंश की राजधानी थी, तो कान्हा वंश की राजधानी पाटलिपुत्रा ही थी, तो बी आंसर कान्हा वंश का हो जाएगा 15 का भी। उसके अलावा आपका अगला बोला जा रहा है कि कलिंग शासक खारवेल ने मगध पर आक्रमण किया था, तो कब आक्रमण किया था खारवेल ने, तो आपका पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व के अंत में जो है वो कलिंग के शासक खारवेल ने मगध पे आक्रमण किया था। कलिंग कहाँ है, तो उड़ीसा में जो है, ठीक है। उड़ीसा का जो पुराना नाम जो है वो कलिंगा ही है। देखिए यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि कलिंग नरेश खारवेल ने कहाँ से कीमती उपहार प्राप्त किए थे, तो ये अंगमगा से जो है वो कलिंग नरेश ने प्राप्त किया था आपका कीमती उपहार। और इसमें क्या था, तो उपहारों में जिन की प्रतिमा थी और पदचिन्ह शामिल थे, ठीक है। और ये आपका जैन धर्म से ही रिलेटेड थे आपके जो नरेश खारवेल थे, ठीक है। अगला अगर बात किया जाए तो कहा जा रहा है कि कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद अगर बात करें तो मगध पर संभवतः शासन रहा था, किसका तो रहा था, तो ये आपका लिच्छवियों का रहा था कुषाण साम्राज्य के अंत के बाद, ठीक है, पतन जब हो जाता है। तो कुछ इतिहासकारों के अनुसार जो मगध पे शक मुरुंडों का जो है वो आपका क्या था, नियंत्रण हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि आप कुछ विद्वान कुछ और को भी मान रहे हैं, लेकिन आपका यहाँ पे याद रखिएगा लिच्छवियों का कुछ समय के लिए जो आपका शासन होता है। देखिए गार्गी संहिता में अगला प्रश्न को देखिए तो गार्गी संहिता में बताया जा रहा है कि पाटलिपुत्रा पे यवनों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है, ठीक है। कौन सी संहिता में, तो गार्गी संहिता पे। और यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था, तो ये आपका होता पुष्यमित्र शुंग के टाइम में आपका देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका जो है आंसर आपका 19 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है कि 20वें नंबर प्रश्न को देखिए, सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष को प्रसाद देने वाले शासक कौन थे, तो ये कनिष्का थे, तो आपका बी आंसर 20 का सही हो जाएगा। देख लिया हमने। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं, हम लोग मौर्योत्तर काल के बाद अब गुप्तकालीन बिहार को हम लोग देखेंगे कि गुप्तकालीन बिहार में क्या क्या आपको न्यूज़ जानना चाहिए, न्यूज़ नहीं मतलब ये आपको क्या क्या आपकी हिस्ट्री को जानना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैं एडिटोरियल भी पढ़ाती तो उसमें भी मैं ध्यान से आपको न्यूज़ बता दी है, सॉरी। देखिए कहा जा रहा है कि चंद्रगुप्त जो प्रथम का अभिषेक राज्याभिषेक हुआ था, तो ये आपका चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था, ये कहाँ पे तो होता है, तो ये आपका पाटलिपुत्रा में होता है। आपके चंद्रगुप्त प्रथम जो है वो गुप्त डायनेस्टी से ही संबंधित है, याद रखेंगे। आपका कहा जा रहा है कि चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्रा में जो है राज्याभिषेक और गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष था, तो ये आपका था 320 ईस्वी में जो है वो आपका रहा था आपका चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्रा में राज्याभिषेक और गुप्त वंश की स्थापना। देख लीजिए यहाँ पे ईस्वी पूर्व है, ईस्वी पूर्व नहीं, आप ईस्वी को याद रखेंगे 320 ईस्वी में। अगला आपका बताया जा रहा है क्या कि किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था, तो ये आपका चंद्रगुप्त थे, ठीक है। तो आपकी कुमार देवी जो थी पत्नी थी आपके चंद्रगुप्त फर्स्ट की, ठीक है। पूछा भी जाता है बहुत बार, कई कई प्रश्नों में देखेंगे। अगला अगर बताया जाए कि अगर चंद्रगुप्त फर्स्ट ने जो है प्रथम ने 320 ईस्वी में महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी, कहाँ धारण की थी, तो पाटलिपुत्रा में धारण की थी। 320 ईस्वी में जो है वो चंद्रगुप्त में गुप्त संवत का भी प्रचलन किया था, ठीक है। तो चंद्रगुप्त ने होगा,
गुप्त आपका संवत का प्रचलन किया था। तो आपका पाटलिपुत्र याद रखेंगे। किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा है? तो ये आपका जो है समुद्रगुप्त जी हैं। ठीक है, तो ये बहुत महान शासक हुए गुप्ता डायनेस्टी के। ठीक है, तो रिस्पेक्ट तो बनता है, जितने भी हमारे ग्रेट वॉरियर रहे हैं, चाहे ब्रिटिश रूल हो चाहे हमारे जो बहुत एंशियंट टाइम के, तो वी रिस्पेक्ट ऑल वॉरियर्स। बिहार में बोला जा रहा है कि गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय दिया जाता है, तो किसको दिया जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को दिया जाता है, कि जिसने आपका संगठन का श्रेय रखा था गुप्ता डायनेस्टी का। अगर अगला प्रश्नों को देखें तो कहा जा रहा है गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी, तो पाटलिपुत्रा थी। 7 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला 8 नंबर प्रश्नों में देखें तो 8 नंबर प्रश्नों में क्या बोला जा रहा है? तो कहा जा रहा है कि किस शासक ने श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने आपका किस शासक से श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? तो ये भी आपके समुद्रगुप्त थे। इन्हीं से के द्वारा जो है मेघवर्मन के द्वारा मांगा जाता है, गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने के लिए जो है वो आपका क्या मांगा जाता है? तो स्थापित करने की अनुमति मांगी गई थी। ठीक है, उसके अलावा 9 एरिया, अगर 9 को देखें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग था। तो गुप्ता के टाइम में आपका नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित किया जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था तो आपका कुमारगुप्त जो थे वो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। तो 10 का डी आंसर हो जाएगा। उसी के बाद अगर देखें हमारा, तो अगला बोला जा रहा है कि बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई थी, तो किसके समय में हुआ था? तो आपका गुप्त काल में होता है। तो 11 का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर अगला देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि चीनी यात्री फाहियान ने कितने वर्ष तक पाटलिपुत्रा में रहा था? चीनी यात्री फाहियान जो था वो आपके 3 वर्षों तक। फाहियान जो थे वो किसके टाइम में आते हैं? तो ये आपके चंद्रगुप्त 2 के टाइम में आते हैं ना। तो देखिए ये जो है आपके जो है 3 वर्ष रहते हैं पाटलिपुत्रा में। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान जो है भारत भ्रमण पर आया, और उसका उद्देश्य क्या था? बौद्ध पांडुलिपि प्राप्त करना जो था वो आपका फाहियान का मेन उद्देश्य था। तो याद रखेंगे। आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था? तो ये पाटलिपुत्रा नगर से था। 13 का डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले से प्राप्त हुई? तो ये शाहबाद जिले से प्राप्त हुई है। तो 14 का डी आंसर हो जाएगा। अगला 15 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो 15 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्ध की एक पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो कहाँ से प्राप्त हुई? तो ये सुल्तानगंज से प्राप्त हुई है। तो 15 का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्नों को देखिए, तो 16 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि राजगीर के मणिनाग मंदिर में पत्थर पर खोदे गए हुए जो आपके राजगीर में मणिनाग मंदिर है, तो वहाँ पे क्या होता है? गणेश, विष्णु और नाग नागिन के चित्र हैं। यह किस काल के हैं? तो ये आपके गुप्त काल के हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि आपका जो है 16 का आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। थोड़ा सा ना मैं चाह रही हूँ ना कि थोड़ा फॉन्ट बड़ा क्लियर आए, बार बार आपको दिक्कत ना हो, बट हो ही नहीं रहा ये। क्या ही बोलूँ मैं किसी को। ये देखिए कि आप यहाँ पे 70 नंबर प्रश्नों को देखिए कि राजगीर में स्थित जरासंध की बैठक का निर्माण किस काल में हुआ था? तो ये आपका किस काल में होता है? तो ये आपका गुप्त काल में होता है। जरासंध की बैठक का निर्माण राजगीर में स्थित है ये जरासंध की बैठक। तो आप याद रखें कि 17 का भी। उसके अलावा तीरभुक्ति यानी आधुनिक दरभंगा का राज्यपाल था। तो ये तीरभुक्ति आधुनिक दरभंगा का राज्यपाल था। तो कौन था? तो आपका गोविंद गुप्त थे। ठीक है, तो आपका 18 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। गोविंद गुप्त जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय का छोटा पुत्र था। ठीक है, तो याद रखेंगे तीरभुक्ति का राज्यपाल कौन थे? तो गोविंद गुप्त थे। ठीक है, तो 18 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि बिहार में जो है बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र था। तो ये आपका कहाँ था? तो आपका ये नालंदा में था आपका बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र। आपका 19 का ए नालंदा हो जाएगा। उसके अलावा अगर बात करें तो नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध है। तो 20 का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्नों को देखें तो यहाँ कहा जा रहा है कि नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालयों में फाहियान किसके शासन के दौरान आया था? तो ये आपका चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त सेकेंड इन्हीं को बोला जाता है। तो ये आप याद रखेंगे। आपका 21 का सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 22
22 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। तो 22 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि किसने यह वर्णन किया कि मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे, ठीक है, और धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए थे और यहाँ रोगियों को मुफ्त भोजन एवं दवाई भी दी जाती थी। तो ये आपके फाहियान जो थे वो उनके द्वारा ये आपका वर्णन किया गया है। अगर बात करें गुप्त संवत प्रारंभ किया गया, तो गुप्त संवत जो प्रारंभ किया गया तो 320 ईस्वी में किया जाता है। चंद्रगुप्त फर्स्ट के द्वारा ये स्टार्ट करा जाता है, ठीक है। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट याद रखिएगा। अगला आपका बताया जा रहा है कि निम्नलिखित शासकों में से जो है किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य जी को कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेपोलियन भारत का, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, समुद्रगुप्त याद रखेंगे, ठीक है। 24 का सी आंसर बिल्कुल सही हो गया। अगर अगला देखा जाए सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्र की विजय किस गुप्त सम्राट ने की थी। तो आपका सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्र की विजय जो है वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किया था। 25 का आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपको बताया जा रहा है कि प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता कौन था। तो प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता हरि सिंह थे, ठीक है। 26 का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, किस गुप्त सम्राट ने दक्षिण भारत में सफल सैनिक अभियान किए थे। तो ये आपके सफल सैनिक अभियान किए जाते हैं समुद्रगुप्त जी के द्वारा, ठीक है। तो आप याद रखिएगा दक्षिण भारत में सफल सैनिक अभियान समुद्रगुप्त ही करते हैं, ठीक है। और ये आपका बी आंसर 27 का सही हो जाएगा। अगला प्रश्नों को देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट की विजय अभियानों की चर्चा है। तो ये आपका समुद्रगुप्त के विजय के अभियानों की चर्चा है प्रयाग प्रशस्ति में, ठीक है। आपका 28 का डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्या कारण थे गुप्त साम्राज्य के पतन के। तो ये कारण जो थे आपके हुनों के आक्रमण थे, प्रशासन का सामंती स्वरूप था और कमजोर शासक जो थे आपको थे, लेकिन आर्थिक संकट गुप्त के पतन का नहीं था। तो 29 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए 30 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि यहाँ 30 नंबर प्रश्नों में मगध पे मिहिर कुल का आक्रमण किस शासक के समय में हुआ था। तो ये नरसिंह गुप्त के समय में होता है। मगध पे मिहिर कुल का आक्रमण किस शासक के समय में हुआ था। तो नरसिंह गुप्त के समय में होता है। तो 30 का डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है। तो कहा जा रहा है क्या कि अगर बात करें गुप्त काल जो है ज्ञान विज्ञान के विकास का स्वर्णिम युग था। इनमें योगदान करने वाले विद्वान थे, कौन से विद्वान थे। तो देखिए गुप्त काल में बराहमिहिर भी थे, आपका आर्यभट्ट भी थे, ब्रह्मगुप्त थे, और पाणिनि जो थी इनके समय नहीं थे, पुष्यमित्र शुंग के समय में ये थे पाणिनि जो थे, ठीक है। तो याद रखिएगा आपका 31 का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए मगध के परवर्ती गुप्त शासकों को देख लेते हैं। मगध के परवर्ती गुप्त जो संस्थापक थे। तो देखिए मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक था तो कौन था। तो ये आपके कृष्णगुप्त थे, ठीक है। तो आपका एक का ए हो जाएगा। और इनका कृष्णगुप्त का अगर टाइम पीरियड देखें तो ये आपका जो है वो शासनकाल लगभग 510 से 525 तक चलता है, ठीक है। और ये परवर्ती गुप्त आपके वंश के थे। तो कृष्णगुप्त याद रखेंगे, पहला का ए आंसर बिल्कुल सही हो गया। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है कि मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने मखौरी शासक को पराजित किया था। तो ये आपका किस परवर्ती शासक ने मखौरी शासक को पराजित किया था। तो ये आपका कुमारगुप्त थर्ड थे, ठीक है। तो याद रखिएगा आपका 2 का बी हो जाएगा। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है। तो कहा जा रहा है क्या कि मखौरी शासक ने जो है किसे परास्त कर मगध के अधिकांश भाग को जीत लिया था। तो ये आपको जीता था दामोदर गुप्त जो है वो ने क्या किया। तो मखौरी शासक ने किसे परास्त करके। तो मखौरी शासक ने दामोदर गुप्त को परास्त किया और मगध के अधिकांश भाग को क्या किया, जीत लिया। उसके अलावा 4 नंबर प्रश्नों को देखिए। यहाँ पे कहा जा रहा है हर्षवर्धन ने किसे मगध के क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि बनाया था। तो हर्षवर्धन ने किसे मगध के क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि बनाया था। तो माधव गुप्त जी को बनाया था। 4 का आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। 5 नंबर प्रश्नों को देखिए। तो 5 नंबर प्रश्नों में क्या कहा जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद क्या होता है कि बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत की प्रभुता स्थापित हो गई थी, जिसका अंत किया गया था। तो जिसका अंत किसने किया था। तो आदित्य गुप्त सेन ने किया था, ठीक है। तो आप याद रखेंगे सी सही हो जाएगा। बिहार के किसी स्थानीय शासक अर्जुन ने चीनी यात्रियों को क्या किया था कि क्षति पहुंचाई थी, ठीक है।
तो आपका प्रतिशोध में क्या होता है, तिब्बत और नेपाल की सेना ने बिहार पर आक्रमण कर दिया। तो आप याद रखेंगे, आपका आदित्य सेन हो जाएगा। यहाँ अगला बोला जा रहा है 6 नंबर प्रश्न में, तो कहा जा रहा है कि मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने अश्वघोष यज्ञ का आयोजन किया। तो ये आदित्य सेन थे जो अश्वघोष का आयोजन करते हैं। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है कि मगध के परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक था। तो आपका अंतिम शासक कौन थे, तो ये आपके थे बी हो जाएगा, यानी जीवित गुप्त सेकंड जो थे वो परवर्ती वंश के अंतिम शासक थे। ठीक है, तो चलिए डिटेल में देख लेते हैं यहाँ पे 7 का। यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि कन्नौज के जो शासक ने जीवित गुप्त 2 की हत्या कर इस वंश का अंत कर दिया था। ठीक है, याद रखिए। यहाँ पे कहा जा रहा है कि 8 नंबर प्रश्न को देखिए, तो मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक को असंख्य शत्रुओं का विजेता कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है, कृष्णगुप्त को कहा जाता है। तो 8 का आंसर बिल्कुल सही है। यह विद्वानों द्वारा सदा घिरा रहता था। ठीक है, 8 का आंसर ए सही हो गया। उसके अलावा देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि शासक उपाधि की बात जो है उसके बारे में देखिए। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि हर्षगुप्त जो है, तो देखिए हर्षगुप्त जो है वो आपका ए, बी, सी और डी। तो आपका जो है आपका हर्षवर्धन क्या है, तो ये आपका जो है वो वीर योद्धा कहा जाएगा इनको। ठीक है, तो ये क्या है, तो आपका वीर योद्धा हो जाएंगे। तो ये आपके जो होंगे वीर योद्धा हो जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करें कुमारगुप्त ये तो महाराजाधिराज हो जाएंगे। तो ये महाराजाधिराज हो जाएंगे। उसके अलावा आदित्य गुप्त जो है वो राजा में शिरमोर होंगे। तो ये आपके 3 हो गए। और आदित्य सेन, तो आदित्य सेन क्या है, तो परम भंडारक आपके महाराजाधिराज हो जाएंगे। तो आपका डी का 1 हो गया। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। देख सकते हैं सी आंसर भी दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि मगध के किस परवर्ती गुप्त सम्राट के बारे में कहा गया है कि उसने समुद्र तट और आपका हिमालय के शत्रुओं को जीता था। तो ये आपका जीवित गुप्त था। ठीक है, तो आप याद रखिए कि जीता, तो ये जीवित गुप्त था। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करें तो देखिए हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद जो है मगध के अंतर्गत एक विस्तृत साम्राज्य स्थापित करने वाला प्रथम शासक था। तो ये थे आपके आदित्य सेन थे। ठीक है, और किसके बाद, तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद। ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, आदित्य सेन। उसके अलावा देखिए क्या बोला जा रहा है कि मगध की किस परवर्ती सम्राट के शासनकाल में चीनी राजदूत वांग ह्वेनसांग ने भारत की यात्रा की थी। तो ये आदित्य सेन ने की थी। और मगध के किस परवर्ती सम्राट के शासनकाल में चीनी राजदूत जो थे वांग ह्वेनसांग भारत की यात्रा की थी। तो आपके आदित्य सेन ने किया था। आदित्य सेन के समय में ये आते हैं। ठीक है, चीनी जो दूत थे। 12 का डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि मगध के परवर्ती गुप्त शासकों का सही क्रम आपको बताना है कि सही क्रम क्या होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। तो परवर्ती शासकों में अगर बात करें तो पहले कृष्णगुप्त का आते हैं, फिर हर्षगुप्त आते हैं, जीवित गुप्त, कुमार गुप्त, दामोदर गुप्त, महासेन गुप्त, देवगुप्त गुप्त, माधव गुप्त और आदित्य सेन लास्ट के रहते हैं। तो 13 का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए यहाँ पे गुप्त आप पढ़ते हैं गुप्तोत्तर और बिहार को देख लेते हैं यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि चीनी यात्री जो है वो ईस्ट बिहार का भ्रमण किया। लगभग कब किया था, तो ईस्ट सिंह जो है बिहार आते हैं 673 ईस्वी में आते हैं। और ईस्ट सिंह ने लगभग 675 ईस्वी से लगातार 10 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में क्या किया था कि ये शिक्षा ग्रहण किया था, उनके द्वारा किया गया था। ठीक है, हर्षवर्धन के समय जो है, हर्षवर्धन के समय में बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था, तो ये आपका नालंदा विश्वविद्यालय जो हर्षवर्धन के टाइम में प्रसिद्ध था। अगर बात करें 3rd नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, तो ये आपका जो विश्वविद्यालय में किए थे, तो नालंदा विश्वविद्यालय में ह्वेनसांग ने अपना अध्ययन किया था। और ये कब आते हैं, तो ये ह्वेनसांग का टाइम पीरियड अगर देखें तो नालंदा विश्वविद्यालय में, और ये आपका 635 से लेकर 640 यानी 5 वर्षों तक ये अध्ययन किया था। ठीक है, ये कहाँ के थे, तो चाइना के थे।
ठीक है। देखिए हेनसांग ने पाटलिपुत्रा की यात्रा किसके वर्ष में की थी, किस वर्ष की थी? 635 में किया था तो ये हेनसांग ने। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट भी है, बहुत बार आपको पूछा भी गया है। बोध गया कि महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला जो शासक था वो शशांक था। ठीक है, और ये क्या था, ये शशांक बंगाल का जो शासक था जो क्रूर और धर्मांध था। ठीक है, तो इसको धर्म के बारे में कोई इंटरेस्ट नहीं था। आप 5 का सी आंसर बिल्कुल देख सकते हैं। ठीक है, देखिए अगला बताया जा रहा है पालकालीन बिहार को देख लेते हैं। तो आप जब मेंस एनसीईआरटी लिखेंगे तो पाल कला आपको पढ़ना भी है। ठीक है, तो ये आपको ऑब्जेक्टिव में हम लोग कर रहे हैं तो इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव सेक्शन को। पाल के संस्थापक कौन थे? तो पाल वंश के संस्थापक गोपाल को माना जाता है। गोपाल का शासनकाल जो 750 से लेकर के 770 ईस्वी तक रहा। ठीक है, अगला बताया जा रहा है कि आपका विक्रमशिला धर्म विश्वविद्यालय का संस्थापक था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक धर्मपाल था। धर्मपाल जो है वो धर्मपाल का शासन जो 770 से लेकर के 810 ईस्वी तक था। ठीक है, तो याद रखिएगा। उसके अलावा देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है 3 नंबर का, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासक ने की थी? तो ये आपका पाल वंश के शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो 3 का आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आपका अगला क्या बोला जा रहा है, क्या अगर बात करें यहाँ पे 4 नंबर प्रश्नों में तो कहा जा रहा है क्या कि आप आधुनिक बिहार के किस ज़िले में जो है वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित है? तो ये आपका भागलपुर में स्थित है। तो 4 का डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। यह भागलपुर यानी पाथर घाट में स्थित है। ठीक है, तो 4 का डी आंसर हो गया। अगला आपको बताया जा रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय यानी नालंदा महाविहार के बारे में आपको देखना है। तो नालंदा महाविहार के बारे में को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक कौन थे? तो ये आपके तीनों थे, हर्ष भी थे, धर्मपाल भी थे और देवपाल भी थे। तो आपका 5 का आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर बात करें यहाँ पे तो मुंगेर बिहार को अपनी राजधानी बनाने वाला पाल शासक कौन था? तो देवपाल थे, जो आपका मुंगेर बिहार में जो है वो उनके द्वारा देवपाल ने क्या किया था, मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई थी। देखिए अगला बताया जा रहा है कि क्या कि पाल शासकों द्वारा बौद्ध धर्म के विकास किस संप्रदाय को विशेष प्रोत्साहन दिया गया? तो ये आपका महायान जो था उसको आपका पाल शासकों द्वारा बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय को? तो महायान संप्रदाय को जो विशेष प्रोत्साहन दिया गया था। ठीक है, आपका 7 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, किस शासक के काल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ का स्थापना करवाया था? तो ये आपका देवपाल के शासनकाल में कराया जाता है और ये शैलेंद्र वंश के शासक थे जो नालंदा में बौद्ध आपका मठ स्थापित करते हैं। तो देवपाल याद रखिएगा। और इसके लिए देवपाल ने क्या किया था कि देवपाल 5 गांव दान के रूप में दिए थे। ठीक है, अगला देखिए क्या बोला जा रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च के लिए जो है किसने 200 गांवों को दान दिया था? तो ये आपका 200 गांवों को दान देने वाले थे धर्मपाल। और देवपाल कितने गांवों को देते हैं? तो 5 गांवों को देते हैं। तो ये 200 धर्मपाल देते हैं। किस शासक ने उदयपुरी यानी विश्वविद्यालय में बौद्ध विहार की स्थापना की थी? तो किस शासक ने जो है उदयपुरी यानी बिहार शरीफ में बौद्ध विहार की स्थापना की थी? तो ये आपका गोपाल ने किया था। ठीक है, और कहाँ किया था? तो ये उदयपुर बिहार शरीफ में बौद्ध विहार की स्थापना की थी। तो 10 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, किस काल में काशी की मूर्ति के निर्माण की एक उन्नत आपके शैली का विकास हुआ और बिहार में हुआ था? तो ये आपका होता है पाल युग में जो है वो काशी की मूर्तियों का निर्माण एक उन्नत शैली में स्टार्ट किया जाता है। 11 का आंसर डी हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न में देखिए तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि बिहार में पाल युग में काशी से निर्मित मूर्ति की एक उन्नत शैली का विकास हुआ। ठीक है, आपका बताया जा रहा है कि काश मूर्ति के निर्माण की इस शैली में निर्णायक देन थी। तो किसकी देन थी? तो धीमन एवं बेटपाल का जो था वो निर्णायक देन। तो 12 का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्नों को देखिए तो 13 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि पालकालीन कांस्य मूर्तियाँ कलाकार जो थे
धीमन और बिटपाल कहाँ के निवासी थे? तो धीमन और बिटपाल जो थे वो नालंदा के निवासी थे। तो आपका धीमन का पुत्र क्या था? बिटपाल था। ठीक है, तो आपका धीमन जो थे फादर थे। ठीक है, 13 का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला डिटेल में देखते हैं। तो कहा जा रहा है कि पालकालीन कांस्य प्रतिमा सांचे में ढली है, इसका साक्ष्य मिलता है। तो कहाँ से मिलता है? तो नालंदा एवं कुकरी हार गया से मिलती है। तो आप 14 का ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे कहा जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि पालकालीन मूर्ति कलाकार धीमन और बिटपाल समकालीन थे। किसके समकालीन थे? आपके धर्मपाल और देवपाल के समकालीन थे आपके धीमन और बिटपाल। ठीक है, तो डी आंसर 15 का हो जाएगा। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है। तो कहा जा रहा है क्या कि चित्रित पांडुलिपि अष्टसहस्रिक प्रज्ञा परिमिता और पंचरस किस युग के हैं? तो ये पाल युग के हैं। क्या है ये? देखिए, चित्रित पांडुलिपि अष्टसहस्रिक और प्रज्ञा परिमित, अष्टसहस्रिक, प्रज्ञा परिमित और पंचरक्ष किस युग के हैं? तो ये आपके पांडुलिपि है, ये पाल युग के हैं। पालकालीन चित्रकला का जो है वो आपका भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये आपका नालंदा से प्राप्त हुआ है। जो आपका भित्ति चित्र है आपका जो संबंध है पाल चित्रकला से संबंधित है, नालंदा से। अगर बात करें यहाँ पे 80 नंबर प्रश्नों को, तो पाल शासक अपना आदेश प्रसारित करते तो नालंदा से प्रसारित करते थे। पाल कला में बोला जा रहा है कि पाल काल में श्री भुक्ति कहाँ जाता था? किसको? तो ये मगध को कहा जाता था। संभवतः अंग को पुंड वर्धन भुक्ति कहा जाता था। अंग को क्या कहते थे? तो पुंड भुक्ति कहते थे। और आपका श्री भुक्ति किसको? तो आपका मगध को कहते थे। तो 19 का डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला कहा जा रहा है कि देवपाल की अनुमति से सुमात्रा के राजा बलदेव पुत्र ने कहाँ विदेशी विद्यार्थियों के लिए छात्रावास का निर्माण कराया था? तो ये आपका नालंदा में कराया जाता है। देवपाल की अनुमति से सुमात्रा के राजा थे बलदेव पुत्र, और कहाँ विदेशी विद्यार्थियों के लिए आपका जो है वो हॉस्टल बनाते हैं, छात्रावास। तो ये आपका नालंदा में ही बनाया जाता है। तो 20 का आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगले देख लेते हैं, मिथिला के कर्नाट शासकों को देख लेते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि मिथिला के कर्नाट शासक के बारे में देखते हैं। तो मिथिला या तिरहुट के कर्नाट राज्य का संबंध जो है वो 1097 से लेकर के 1098 में किसके शासनकाल में हुआ था? तो आपका उदय, अगर कर्नाट राज्य का उदय जो होता है वो रामपाल के शासनकाल में हुआ था। तो 1 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। मिथिला या तिरहुत को कर्नाट राज्य का संस्थापक था नान्यदेव थे। आपके बी का 2 का बी हो जाएगा। अगला बताया जा रहा है कि मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी थी तो कहाँ थी? तो ये सिमरावगढ़ थी। तो 3 का डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला अगर बात करें तो यहाँ कर्नाट वंश का अंतिम शासक था। तो हरि सिंह जो थे कर्नाट वंश के अंतिम शासक हुए। बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत हुआ था। तो कब अंत हुआ था? तो आपका ये 1378 में जो है पूरी तरह से कर्नाट वंश अंत हो जाता है। उसके अलावा यहाँ पे बताया जा रहा है 6 नंबर प्रश्नों को देखिए। तो यहाँ कहा जा रहा है कि बिहार में किसके शासनकाल में पंजी प्रबंध का आपका विकास हुआ? तो ये कर्नाट शासक के समय पंजी प्रबंध का आपका विकास होता है। उसके अलावा तिब्बती यात्री जो थे आपके तिब्बती इतिहास का धर्म स्वामी तिरहुत आए थे। तो कब आए थे? तो 1234 ईस्वी में आते हैं आपके जो तिब्बत इतिहासकार थे धर्मस्वामी तिरहुत आए थे। तो 1274 आपके 1234 ईस्वी में आते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपका बताया जा रहा है क्या कि बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय कर्नाटक राज्य का किसका शासन था? तो यह बख्तियार खिलजी के समय कर्नाटक राज्य का किसका शासन था? तो नरसिंह देव का था। तो आपका 8 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला देखते हैं हमारा क्या बोला जा रहा है। तो कहा जा रहा है क्या कि तुर्क सेनापति तुगरिल तुगन द्वारा मिथिला पर जो है आक्रमण की चर्चा करने वाला जो विदेशी यात्री था। तो विदेशी यात्री कौन था? तो ये आपका देखिए तुर्क सेनापति तुगरिल तुगन द्वारा जो है मिथिला पर आक्रमण की चर्चा करने वाला विदेशी यात्री जो था वो आपका कौन था? तो ये आपका धर्मस्वामी था और आपका मुल्ला तकिया था। ठीक है, तो आपका डी आंसर बी और सी सही हो जाएगा। ठीक है,
अगला देखिए कहा जा रहा है कि तुगरिल तुगन के समय जो है के अभियान के समय कर्नाटक राज्य का शासक था, तो ये रामसिंह देव थे। जो तुगरिल तुगन के अभियान के समय रामसिंह देव वहाँ के राज्य के शासक थे, ठीक है। तो 10 का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। कर्नाटक आपको बोला कि कर्नाटक शासकों में कौन सा एक महान समाज सुधारक थे, तो ये हरि सिंह जो थे वो आपके महान समाज सुधारक थे। 11 का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर बात करें यहाँ पे तो बताया जा रहा है कि यहाँ पे एक आपका दिया हुआ है कि पंजी प्रबंध जो मिथिला क्षेत्र में किसके शासनकाल में मुख्य रूप से विकसित हुआ था, तो हरि सिंह देव के समय में जो है पंजी प्रबंध जो होता है वो मिथिला क्षेत्र में आपका क्या होता है कि विकसित होता है। 12 का आंसर सी हो गया, ठीक है। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है क्या कि बिहार में तुर्कों का आक्रमण को देखते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ने वाला है, तो मेडाइवल हिस्ट्री को हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है। मेडाइवल हिस्ट्री को, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं मध्यकालीन बिहार को। देखिए बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था, तो ये आपका इब्न बख्तियार खिलजी था। आपका एक का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला बताया जा रहा है क्या कि बख्तियार खिलजी की बिहार में पहली महत्वपूर्ण विजय थी, तो वो आपका बिहार शरीफ में महत्वपूर्ण विजय होती है बख्तियार खिलजी में, जिसको उदनपुरी कहा जाता था, ठीक है। उसके अलावा अगर डिटेल में देखें तो उसने बिहार शरीफ पर लगभग 1198 में प्राप्त की थी, ठीक है। विजय प्राप्त की थी कौन, तो बख्तियार खिलजी जीतता है 1198 में। बख्तियार खिलजी नामक शहर की स्थापना बख्तियार खिलजी ने ही किया था। बख्तियारपुर जो आप देखते हैं जब आप बंगाल आएंगे तो बख्तियारपुर आपको रास्ते में मिलेगा, ठीक है। बिहार में बोला जा रहा है तुर्क सत्ता की स्थापना हुई थी, तो कब हुई थी, तो 1198 में हुई थी। अगला देखिए क्या कहा जा रहा है, तो बख्तियार खिलजी ने अपना प्रशासनिक मुख्यालय बनाया था, तो किसको बनाया था, बिहार शरीफ को बनाया था। तो 4 का बी आंसर हो जाएगा। अब अगला देखिए तो नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था, तो नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था आपका क्या है, तो बख्तियार खिलजी जो है वो ध्वस्त किए थे, ठीक है। तो आपका 5 का डी हो जाएगा। बख्तियार खिलजी के शव को बिहार शरीफ में दफनाया गया था, ठीक है। तो 5 का आंसर डी हो जाएगा। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय जो पाल वंशीय शासक था, तो ये इंद्रयुमन पाल था जो आपका क्या थे, तो ये पाल वंश के शासक थे। तो 6 का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंशीय शासक था, तो आपके लक्ष्मण सेन थे। तो 7 का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि बिहार में सूफी संतों का आगमन किस शताब्दी में हुआ था, तो 12वीं शताब्दी में हुआ था आपका सूफी संतों का आगमन, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अगला देखिए क्या जा रहा है क्या कि 9 नंबर प्रश्नों को देखेंगे, तो देखिए सूफी संत कब आते हैं, तो 12वीं शताब्दी में आते हैं। बिहार में आने वाले पहले सूफी संत कौन थे, तो मोमिन आरिफ जो थे वो आपके पहले आते हैं बिहार वाले सूफी संत थे। तो ये हमने देख लिया। मनेर की विजय से किस सूफी संत का संबंध है, तो ये आपका ताज फकीर का संबंध है मनेर विजय का। तो आप देखिएगा आपका जो है वो 10 का बी आंसर बिल्कुल सही हो गया। देखिए अगला आपका बताया जा रहा है कि अगर बात करें यहाँ पे सल्तनत कालीन बिहार के बारे में, तो देखिए क्या है, तो बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान था। तो इल्तुतमिश जो था वो पहला सुल्तान था जो बिहार में अभियान किया था। तो ये हम लोग सल्तनत आपको बिहार पढ़ रहे हैं, तो बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। बिहार की दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान था, तो ये आपका इल्तुतमिश ही था जिसने दिल्ली सल्तनत के अधीन कर दिया था बिहार को, ठीक है। तो ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है कि इल्तुतमिश ने जो है वो 1225 के लगभग क्या किया, लगभग किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार कर लिया। तो ये आपको इसामुद्दीन ऐबक को है जो 1225 में कौन हराता है, इल्तुतमिश हराता और बिहार पे अधिकार कर लेता। तो 13 का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है सल्तनत काल में बिहार का प्रांतपति नहीं रहा था, तो मुमारिज खान जो था वो आपका नहीं था कौन, तो तुगान खान था, हातिम खान था और आपका सैफुद्दीन ऐबक था। लेकिन मुबारिज खान बिहार का प्रांतपति नहीं रहा था सल्तनत काल के टाइम में। अगर बात करें हाल ही में किस काल में जो है बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ था, तो ये आपका दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का वर्चस्व स्थापित होता है आपका तुगलक काल में, ठीक है। तो याद रखिएगा तुगलक काल। 5 का आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है।
बिहार में बताया जा रहा है कि बिहार के कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान था, तो कौन था? तो ये आपका था गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। तो बिहार के कर्नाट वंश के शासक जो थे हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान थे आपका गयासुद्दीन तुगलक। 6 का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर कर दिया था? तो ये दरभंगा यानी तिरहुत का जो है वो आपका नाम तुगलकपुर कर दिया था। तो किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है। इसको एमबीटी बोलते हैं, ठीक है। देखिए क्या बोला जा रहा है कि दरभंगा में जो है वो आप यहाँ पे बोला जा रहा है कि दरभंगा में जो है एक दुर्ग और जामा मस्जिद का निर्माण कराने वाला सुल्तान कौन था? तो ये आपका जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक ही था, ठीक है। तो आप 8 का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी, तो बिहार शरीफ थी। बिहार शरीफ आधुनिक नालंदा जिले में स्थित थी, ठीक है। तो आप 9 का बी आंसर याद रखिएगा। अगला कहा जा रहा है कि बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था? तो ये आपका तुर्कों ने दिया था, ठीक है। तो 10 का डी है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया। अगला अगर डिटेल में देखें तो इस क्षेत्र में बौद्ध विहारों की संख्या अधिक थी, अतः इन्होंने इसे विहारों का प्रदेश कहा, ठीक है। बिहार राज्य का नाम बिहार किस काल में पड़ा? तो ये आपका तुगलक काल में बिहार नाम पड़ता है, ठीक है। अगला देखिए कहा जा रहा है क्या कि मलिक इब्राहिम या मलिक बिहार का प्रशासक किस काल में बना था? तो ये आपका तुगलक काल में ही बनता है, ठीक है। उसी देखिए मलिक बयां बोलिए, मलिक इब्राहिम बोलिए या फिर मलिक बयां बोलिए, ये दोनों एक ही आदमी हैं। मलिक इब्राहिम बिहार के प्रमुख प्रशासकों में से एक था, ठीक है। आगे देखिए क्या बोला जा रहा है, तो बिहार के तुगलक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासक मलिक इब्राहिम या फिर मलिक बयां का मकबरा कहाँ है? तो ये बिहार शरीफ में है, ठीक है। तो 13 का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए 14 नंबर प्रश्नों को, तो देखिए बिहार के प्रसिद्ध संत शेख अहमद चिरपोश ने जो है वो भेंट किस सुल्तान से किया था? तो फिरोज तुगलक से किया था। तो ये जो है वो देखिए बिहार के प्रसिद्ध संत जो थे वो शेख अहमद चिरपोश से भेंट किस सुल्तान ने किया था? तो ये फिरोज साहब मिलने जाते हैं आपके जो है वो अहमद चिरपोश से ये एक तरह से संत थे, उनसे फिरोज शाह तुगलक मिलने जाते हैं। अगर बात करें फिरोज शाह तुगलक का फ़ारसी अभिलेख कहाँ से मिलता है? तो ये बिहार शरीफ से मिलता है। 15 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए कहाँ क्या कहा जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि उत्तर बिहार में कर्नाट शासकों का अंत किस सुल्तान के द्वारा किया गया था? तो कर्नाट शासकों का अंत जो है वो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया जाता है। तो ये आपका क्या है? तो 16 का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है क्या कि आपका मोहम्मद तुगलक के काल में तिरहुत का जो क्षेत्र सल्तनत में मिला लिया गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा ये वाला। अगला आपका बताया जा रहा है कि 14 सदी में जो है तिरहुत में फिरोज ने किस वंश का शासन आरंभ किया था? तो 14वीं सदी में जो है तिरहुत में फिरोज ने किस वंश का शासन आरंभ किया था? तो वेनवार वंश का शासन आरंभ किया। तो 17 का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए तिरहुत के किस वेनवार वंश के शासक के छत्रछाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की थी? तो विद्यापति ने जो आपके काव्य की रचना की थी ये शिव सिंह के टाइम में किया था, और आपके जो है वो वेनवार वंश के शासक थे कौन? तो आपके शिव सिंह, ठीक है। तो याद रखिएगा आपका सी हो जाएगा सही, ठीक है। यहाँ पे अगला बताया जा रहा है कि बिहार में अगर बात करें, बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी के प्रमुख स्रोत है। तो ये आपका तबकाते नासिरी जो है वो बिहार में गतिविधियों का सबसे ज़्यादा तुर्क गतिविधियों का महत्वपूर्ण जानकारी मिलता है किसमें? तबकाते नासिरी में, याद रखेंगे इसको, ठीक है। तो देखिए अगला बताया जा रहा है कि इब्राहिम लोदी के काल में जो है अगर देखें तो बिहार के किस सूबेदार ने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो ये आपके जो थे दरिया खान लोहानी था। तो इब्राहिम लोदी के काल में जो थे वो बिहार के किस सूबेदार ने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो दरिया खान लोहानी ने इब्राहिम लोदी के काल में क्या किया था कि विद्रोह किया था। उसके अलावा देखिए जनजातीय क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का जो है पहली बार प्रयोग किया गया तो 13वीं शताब्दी में किया गया था। अगला देखिए 22वां नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि वर्तमान बिहार क्षेत्र के लिए बिहार नामक सर्वप्रथम किस रचना में किया गया? तो बिहार नामक सर्वप्रथम किस रचना में किया गया था? तो ये आपका तबकाते नासिरी होता है,
ठीक है। तो ये आपका देखेंगे आपका 22 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि किस सुल्तान ने तिरहुत को तुगलकपुर का नाम दिया था, तो तुगलकपुर का नाम दिया था आपका मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है। तो तिरहुत को तुगलकपुर का नाम उसी के द्वारा दिया जाता है, तो 23 का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, कहा जा रहा है कि किस सुल्तान ने तिरहुत यानी तुगलकपुर से अपने सिक्के जारी किए थे, तो ये भी आपका मोहम्मद बिन तुगलक ही था, तो 24 का बी सही हो जाएगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि किस सुल्तान ने जो है वो राजगीर स्थित जैन मंदिरों का अनुदान दिया था, तो ये आपका फिरोज शाह तुगलक था, जो आपका राजगीर में जो जैन मंदिर स्थित है उसके लिए अनुदान दिया जाता है। तो आपका 22 का आंसर बिल्कुल सी सही हो जाएगा, 25 का आंसर सी सही हो जाएगा। अगर अगला बात किया जाए तो 26 नंबर प्रश्नों की, तो तुगलक काल में बोला जा रहा है कि बिहार के प्रांतपति पद का पर आसीन था रहे, तो कौन आपके आसीन रहे, तो आपके मलिक बया और मजदुल मुल्क जो है वो बिहार के प्रांतपति रहते हैं तुगलक काल में, तो इस तरह से सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्नों को देखिए, 27 नंबर प्रश्नों को कहा जा रहा है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने जो है बिहार में सैनिक अभियान कर मुंगेर तक अपना विस्तृत किया था, मुंगेर तक जो है अपना राज्य विकसित किया था, तो ये सिकंदर लोदी था, ठीक है। तो याद रखिएगा आपका 27 का सी हो जाता है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान कर मुंगेर तक अपना राज्य विस्तृत किया था, तो ये सिकंदर लोदी था, तो 27 का आंसर सी बिल्कुल सही हो जाता है। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, तो बख्तियार खिलजी का बिहार में प्रथम पड़ाव था, तो बख्तियार खिलजी प्रथम पड़ाव मनेर में देता है। अगर अगला देखिए, बिहार जो शरीफ स्थित मलिक बयां के मकबरे की विशेषता थी, तो सलामी दीवारें अथवा लंबूदरा गुंबद जो था वो आपका दोनों जो थी बिहार शरीफ में मलिक बयां के मकबरे की विशेषता थी, तो इस तरह से आपका 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, सी आंसर सही हो गया। मनीर स्थित बड़ी दरगाह में किसकी मजार है, तो ये मखदूम गैया की दरगाह जो है, 30 का बी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है चेरो एवं आपका चेरो वंश एवं उज्जैनिया वंश के बारे में आपको जानना चाहिए, ठीक है। तो चेरो वंश एवं उज्जैनिया वंशों के बारे में अगर देखें तो यहाँ पे कहा जा रहा है क्या कि पूर्व मध्यकाल में सोन नदी के घाटी के क्षेत्र में किस जनजाति राज्य का जो है वो आपका उत्थान हुआ, तो किस जनजाति राज्य का उत्थान होता है, तो ये आपका जो है वो स्पेशली होता है खरवार का होता है। कहाँ होता है, सोन नदी की घाटी के क्षेत्र में आपका जनजाति जो थे वो खरवार का उत्थान होता है। उसी के अलावा पाल सत्ता के पतन के बाद मध्यकाल में किस जनजाति ने अपना राज्य स्थापित किया था, तो ये आपका राज्य गठित किया था, पाल के बाद भार आते हैं, ठीक है। याद रखेंगे बी आंसर हो जाता है, पाल के बाद भार आते हैं। उसके अलावा देखिए 12वीं शताब्दी में जो है पश्चिम बिहार हो गए चंपारण, उसके अलावा मुजफ्फर में कौन राज्य संगठित हुआ था, तो ये आपका चेरो राज्य जो है वो आपके संगठित होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा 3 का आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आपका चौथे नंबर प्रश्नों को देखिए, तो चौथे नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि चेरो राज्य का संघर्ष किन मुस्लिम राजवंशों के साथ हुआ था, तो ये जो होता है, तो देखिए आपका जो है वो चेरो राज्य का संघर्ष मुस्लिम राजवंशों के बारे में बोला जा रहा है, तो देखिए तुगलक का होता है और आपका सूर्य का होता है और मुग़ल का होता है, तो इस तरह से आपका तुगलक, सूर और आपका मुग़ल हो जाए 1, 4, 5 आपका सही हो जाएगा, आपका लोधी और लुहानी के साथ नहीं होता है, ठीक है। तो आपका डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर बात करें दलपतशाही का संबंध था, तो दलपतशाही का संबंध जो था उज्जैनी राज्य से था, आपका 5 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला आपको बोला जाए कि चेरो शासकों को शाहाबाद क्षेत्र में विस्थापित किया था, तो आपको शाहाबाद में किस क्षेत्र में विस्थापित किया था, उज्जैनियों ने। चेरो शासकों को शाहाबाद क्षेत्र से विस्थापित किया था उज्जैनियों ने, ठीक है। तो सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। शेरशाह ने यहाँ पे बोला जाए शेरशाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त की थी, तो ये चेर शासकों से प्राप्त की थी। शेरशाह ने मुगलों के विरुद्ध जो संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त की थी, तो चेरो शासकों से सहायता प्राप्त की, तो 7 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए बोला जा रहा है कि बिहार पर राज करने वाला जनजाति राजवंश था, तो ये आपका चेरो राजवंश थे, जो बिहार पे जनजाति राजवंश कहे जाते हैं, ठीक है। देखिए पाल वंश के बाद क्या होता है कि चेरो वंश ने शाहाबाद, सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर के जिलों में अपनी सत्ता स्थापित की थी, ठीक है। चलिए
अगला बताया जा रहा है कि किस चेरो राजा ने जगदीशपुर के मेले की आपका शुरुआत की थी? फूलचंद थे, तो आंसर सी हो जाएगा। उसके अलावा देखिए आपका चेरो जनजाति की शक्ति का वास्तविक पतन किसके काल में किसके द्वारा होता है? तो उज्जैनी शासक के जो काल में होता है। चेरो जनजाति की शक्ति का वास्तविक पतन किसके द्वारा होता है? तो उज्जैनी शासकों के द्वारा होता है। 10 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। भोजपुर में उज्जैनी वंश का संस्थापक था, तो भोजपुर में जो थे वो आपके उज्जैनी वंश के संस्थापक थे, तो आपके सतन सिंह थे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि आपका जो हो जाएगा 11 का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है क्या? तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि सतन सिंह का जो है मूल नाम क्या था? देवराज था। ठीक है, ये जो है उज्जैनी, डुमराव, बक्सर और जगदीशपुर में महत्वपूर्ण शक्ति थे। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि भोजपुर के उज्जैनी शासकों की राजधानी रही है, तो कहाँ रही है? तो ये आपका उपयोग सभी जगह रही है। तो देखिए ढाबा में रही है, बेटा में रही है और बक्सर में जो है भोजपुर के उज्जैनी शासकों की राजधानी रही है। ढाबा, बेटा और बक्सर तीनों में रही है। देखिए कहा जा रहा है क्या कि भोजपुर के उज्जैनी शासक निम्न में से कौन नहीं थे? तो ये जो थे वो आपके बागमल जो थे वो उज्जैनी शासक नहीं थे। ठीक है, तो ये भोजपुर से संबंधित थे उज्जैनी शासक। ठीक है, और कौन कौन से? संग्राम सिंह थे, राजा नारायण मल थे और राजा रामशाही थे। ठीक है, अगला देखिए बोला जा रहा है क्या कि चांद एवं मुंड जो चंडेश्वरी और मुंडेश्वरी नामक मंदिरों से जुड़े थे, ये संबंध है तो शाहाबाद के चेहरे से संबंध रखते हैं। चांद एवं मुंड जो चंडेश्वरी और मुंडेश्वरी नामक शहरों मंदिरों से जुड़े थे। ठीक है, ये संबंध शाहाबाद के चेहरे से है। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, तो अगला हम लोग देख लेते हैं बिहार में अफगान राज्य को देख लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक जो उत्कर्ष में निर्णायक दिन थे, तो किस कबीले की दिन थे? तो नुहानी कबीले की दिन थी। तो अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष की निर्णायक दिन थी जो नुहानी कबीले की थी, तो एक का डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्या बोला जा रहा है। तो सिकंदर लोदी ने बोला जा रहा है कि सिकंदर लोदी ने 1495 से 96 में किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था? तो ये आपका दरिया खान नुहानी को नियुक्त किया जाता है आपका सिकंदर लोदी के द्वारा। हुसैन शाह सरकी को पराजित करके इसे क्या किया गया? बिहार का प्रभारी बनाया जाता है। ठीक है, बिहार में नुहानी राज्य का संस्थापक था, तो कौन था? तो आपका मोहम्मद शाह नुहानी जो था नुहानी राज्य का संस्थापक था। ठीक है, मोहम्मद शाह नुहानी। ठीक है, अगर बात करें डिटेल में तो बी आंसर सही हो गया। बात करें डिटेल में तो मोहम्मद खान लोहानी का असली नाम क्या था? बहार खां था। ठीक है, इसने दिल्ली सल्तनत पे अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। उत्तर बिहार का क्षेत्र हो गया, उसके अलावा सारण इत्यादि एक अन्य अफगानी नुसरत खां के अधीन था। ठीक है, तो बंगाल का जो आपका सुल्तान था नुसरत खां के आपके अधीन था, जो आपका सारण यानी उत्तर का क्षेत्र और सारण इत्यादि एक अन्य अफगानी नुसरत खां के आपका जो नुसरत खां कहा था, तो बंगाल का सुल्तान था उसके अधीन था। ठीक है, चलिए आपको देख लेते हैं अगला। यहाँ पे बताया जा रहा है कि महमूद लोदी को विस्थापित कर बाबर ने कि किसे बिहार का जो है वो प्रशासक नियुक्त किया था? तो ये जलाल खां को बिहार का प्रशासक नियुक्त करता है बाबर। ठीक है, यह मोहम्मद शाह नुहानी का पुत्र था। कौन? जलाल खां। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं आपका। अगर बात करें शेरशाह सूरी के बारे में, तो ये आपका शेरशाह सूरी डायनेस्टी है, वो शेरशाह का टाइम पीरियड 1540 से लेकर के आपका जो है वो 1545 तक रहा था। सूर्यवंश की स्थापना की थी, तो शेरशाह ने की थी सूर्यवंश की स्थापना। अगर शेरशाह का बचपन का नाम या मूल नाम जाने तो फरीद खां था। ठीक है, तो याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है क्या? तो आपका कहा जा रहा है कि शेरशाह को शेर खां की उपाधि दी थी, तो ये आपका मोहम्मद नुहानी ने जो है वो आपका शेर खां की उपाधि शेरशाह को दी थी। एक आपको बताया जा रहा है कि एक शेर मारने के उपलक्ष्य में उसे शेर खां की उपाधि दी गई थी मोहम्मद नुहानी के द्वारा दिया गया था। शेर खां के पिता हसन खां जागीरदार थे। कहाँ के थे? तो सासाराम के जागीरदार थे।
तो आपका 7 का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए शेर खां बिहार के किस शासक का संरक्षक नियुक्त हुआ था, तो जलाल खां का ये शेर खां जो है वो शासक नियुक्त होता है। तो आप 8 का बी आंसर बिल्कुल सही बोलेंगे। देखिए बिहार में बोला जा रहा है कि बिहार में शेरशाह का राजनीतिक वर्चस्व किस युद्ध में उसकी विजय के साथ स्थापित हुआ था। तो सूरजगढ़ का युद्ध जब होता है तो आपका राजनीतिक वर्चस्व स्थापित हो जाता है और आपका सूरसा विजय के साथ ही स्थापित होता है सूरजगढ़ का युद्ध जब होता है तो। ठीक है, अगला देखिए क्या बोला जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि शेरशाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था। तो आपको चौसा का युद्ध भी और बिलग्राम का युद्ध दोनों में हराया जाता है आपका कौन, तो हुमायूं, और आपका जो है वो जीत जाता है शेरशाह। तो आपका 1 और बी दोनों सही हो जाएगा। शेरशाह ने बिलग्राम या अथवा कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को क्या किया था, पराजित कर स्वयं को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया था। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। देखिए अगला क्या बोला जा रहा है। तो कहा जा रहा है शेरशाह द्वारा पटना के नवनिर्माण का वर्णन किस रचना में मिलती है। तो आपकी नवनिर्माण का वर्णन मिलता है तारीख दाऊदी में मिलता है। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पे बताया जा रहा है कि शेरशाह द्वारा अफगान राज्य की स्थापना किस युद्ध के उपरांत की जाती है। तो सूरजगढ़ का युद्ध नहीं, ये जो है पुनः स्थापना अगर बात करें तो ये कन्नौज या फिर बिलग्राम का युद्ध था, वो शेरशाह द्वारा अफगान राज्य की पुनः स्थापना की जाती है। ठीक है, तो कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध आप याद रखेंगे एक ही है। ठीक है, अगला देखिए तो शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था, तो कहाँ था, सहसराम में था। बी आंसर सही हो जाएगा। 13 का बिहार का अंतिम अफगान शासक था, तो दाऊद खां करानी था जो बिहार का आपका अंतिम अफगान शासक था। तो 14 का डी आंसर हो गया। देखिए अगला बताया जा रहा है शेरशाह का मकबरा। तो शेरशाह का मकबरा कहाँ से, सहसराम में है। तो शेरशाह का मकबरा जो है अफगान स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। ठीक है, अगला बताया जाए शेरशाह द्वारा पटना का दुर्ग और पटना की राजधानी बनाने की चर्चा कहाँ मिलती है। तो ये तारीख दाऊदी में मिलती है। तो आपका 16 का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तारीख दाऊदी की रचना किसने की थी, तो अब्दुल्ला ने की थी। तो 16 का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए बताया जा रहा है कि शेरशाह द्वारा कौन सा कार्य किया गया था। तो आपका जो है देखिए उपयुक्त सभी कार्य किए गए थे। जब्ती प्रणाली का शुरुआत शेरशाह के द्वारा किया जाता है। सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया जाता है और रुपया का भी प्रचलन किया जाता है। तो 17 का डी आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। बिहार राज्य में स्थित सासाराम यानी रोहतास के किला का निर्माण करवाया था। तो किसने करवाया था, शेरशाह ने करवाया था। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन जो है वो कौन सा कार्य शेरशाह द्वारा नहीं किया गया था। तो इबादत खाने का निर्माण जो है शेरशाह नहीं करता, ये तो अकबर के द्वारा किया जाता है। और कौन कौन सा कार्य किया था, तो देश की भूमि का सर्वेक्षण किया था। ग्रैंड ट्रैंक यानी सड़क की आजम जिसको कहते हैं, उसका आपका निर्माण करवाया था। और किसानों को पट्टा देने और कबूल कर था शेरशाह के द्वारा ही करवाया जाता है, लेकिन इबादत खाना अकबर के टाइम में स्टार्ट करा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि मध्यकाल में पटना का नवनिर्माण करवाया था। ठीक है, तो पटना का निर्माण जो करवाया गया था वो शेरशाह ने किया था। ठीक है, तो आपका जो है वो मध्यकाल में ये बताया जा रहा है कि पटना का नवनिर्माण करवाया था। तो 20 का सी सही हो जाएगा। अगला देखिए बोला जा रहा है। तो 21 नंबर प्रश्नों को सहसराम किसके मकबरे के लिए प्रसिद्ध है। तो उपयुक्त सभी के लिए प्रसिद्ध है। शेरशाह सूरी, उसके हसन खां सूर के लिए, और आपका जो है इस्लाम शाह सूर जो है वो सभी के मकबरे के लिए आपका जो सहसराम फेमस है। ठीक है, तो उपयुक्त सही हो जाएगा। अगला देखिए कहा जा रहा है कि शेरशाह के मकबरे के संबंध में सही है। तो उपयुक्त सभी सही है। कौन कौन से, तो देखिए क्या है, यह झील के मध्य में स्थित अष्टकोणीय आकार का है। ठीक है, मकबरा जो है अष्टकोणीय आकार का है। शेरशाह का मकबरा जो है ये मकबरा चौकोर चबूतरे पे बना हुआ है, जिसके चारों ओर क्या है, सीढ़ियाँ हैं। इसकी छतें क्या है, एक भव्य गुंबद के रूप में, बिल्कुल सही। अगला देखिए बोला जा रहा है कि पटना की प्रांतीय राजधानी बनाया था। तो किसको बनाया था, शेरशाह ने पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। तो ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला बोला जा रहा है कि प्रसिद्ध सूफी संत शेख वर्डन किस अफगान शासक के समकालीन थे। तो ये जो थे वो शेरशाह के टाइम में थे और इस्लाम के टाइम में थे। ये आपका संत शेख वर्डन जो थे। ठीक है, तो आपका आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर बात करें यहाँ पे तो अष्टकोणीय मकबरे की श्रृंखला में अंतिम मकबरा किसका था। तो इस्लाम शाह का जो मकबरा था आपका अष्टकोणीय मकबरे की श्रृंखला में अंतिम मकबरा माना जाता है। तो आंसर इस्लाम शाह हो जाएगा।
जाएगा, डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर बात करें शेरशाह के अधीन बिहार में कितनी सरकारें थी, तो 7 सरकारें थी। अगला देखिए, शेरशाह द्वारा पटना किले और नगर को बनाने में कितना व्यय किया गया था, तो ये आपका जो है वो 5 लाख खर्च किया गया था, ठीक है। तो ये देखिए नहीं, हमने देखा आपका शेरशाह का पटना किले और नगर को बनाने में 5 लाख रुपए खर्च होते हैं। तो आज हम लोग यहीं रहने देते हैं, ठीक है ना। ऑलरेडी 1 घंटे का वीडियो हो चुका है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और आप खुद का ख्याल रखिए और खुश रहिए।